तो पिछली क्लास में हम लोगों ने बात करी थी यहाँ पर ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में, जहां पर मैंने आपको बताया था कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट क्या है, एचजीपी, और इसके रिलेटेड कुछ टर्म्स बताई थी। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में मैंने इंट्रो दिया था, क्या मेथोडोलॉजी है वो मैंने आपको बताया था, और क्या क्या अप्रोचेस है वो भी मैंने आपको बताया था, जिसमें ईएसटी एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग्स और सीक्वेंस एनोटेशन हम लोग यहाँ पर ये अप्रोचेस के हिसाब से काम करते हैं। और इसको करने के लिए हमारे पास यहाँ पर एक चीज और भी है कि इसके हम करते क्या, सबसे पहले डीएनए होता है और डीएनए को कट किया जाता है, ठीक है। उसके बाद उसके छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स होते हैं और उन फ्रेगमेंट्स को वेक्टर के थ्रू होस्ट के अंदर एंट्री करवाई जाती है और होस्ट के अंदर उन फ्रेगमेंट्स की सीक्वेंसिंग होती है, ठीक है। ये काम हम लोगों ने यहाँ पर अभी तक पढ़ा है, जिसके अंदर हमारे पास बीएसी और वाईएसी वेक्टर है और होस्ट जो है बैक्टीरिया और यीस्ट है। लेकिन जब फाइनली ये प्रोडक्ट, ये काम हमारा एग्जीक्यूट हुआ तो हम लोगों ने देखा कि एक्चुअल में जो होस्ट हमने लिया था वो यीस्ट था, तो हम जो वेक्टर यूज करेंगे वो वाईएसी यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम लेंगे, ठीक। चलिए, नाउ देयर आर सम स्लाइड फीचर्स ऑफ एचजीपी। एचजीपी के कुछ यहां पर फीचर्स होते हैं बेटा, देयर आर सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एचजीपी। एचजीपी की यहां पर कुछ बातें हैं। सबसे पहली चीज मैं आपको बताऊं कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के अंदर ठीक है जी, ह्यूमन जीनोम के अंदर ह्यूमन जीनोम कंटेन 3164.7 मिलियन, यानी कि अप्रॉक्स 3.1 बिलियन न्यूक्लियोटाइड्स इसके अंदर होते हैं। तो अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, अपने आप में एक मेगा प्रोजेक्ट है। एवरेज जीन कंसिस्ट ऑफ 3000 बेसिस। सोचो एक जीन के अंदर लगभग 3000 हमारे पास यहां पर बेस है। और अगर मैं बात करता हूं लार्जेस्ट ह्यूमन जीनोम के बारे में, समझ रहे हैं, द लार्जेस्ट ह्यूमन जीनोम, द लार्जेस्ट ह्यूमन जीनोम, लार्जेस्ट ह्यूमन जीनोम जो उसका नाम है डिस्ट्रोफिन, दैट इज द डिस्ट्रोफिन। इसके अंदर यहां पर लगभग 2.4 मिलियन बेसिस है। इसके अंदर हम लोग यहां पर क्या देखते हैं, 2.4 मिलियन बेसिस। तो सोचिए कि अपने आप में कितनी बड़ी नंबर है हमारे पास यहां पर, ठीक है। दैट इज द 2.4 मिलियन बेसिस इसके अंदर यहां पर हमारे पास इधर में बच्चों प्रेजेंट है, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ जीन्स जो है, टोटल नंबर ऑफ जीन्स है लगभग 30,000 सोचिए। और इनमें से भी हम लोग क्या देखते हैं, 50% जीन्स का फंक्शन अननोन है। 50% जीन्स फंक्शन इज अननोन, जिनके बारे में, इनके फंक्शंस के बारे में हमारे को पता ही नहीं। अब यहां पर हम लोग क्या देखते हैं, देयर इज अ कुछ हमारे पास सीक्वेंस होती है जो रिपीटेड होती है। देयर इज अ रिपीटेड सीक्वेंस, ये जीनोम के अंदर होता है कि देयर इज अ रिपीटेड सीक्वेंस, एंड रिपीटेड सीक्वेंस जो होती है मेकअप अ लार्ज पोर्शन। रिपीटेड सीक्वेंस मेकअप अ लार्ज पोर्शन, यानी कि जो सीक्वेंसिंग है वो कंटिन्यूटी में कई बार रिपीट होती है, और वो रिपीटेशन वाली जो सीक्वेंस होती है वो डीएनए के अंदर सबसे ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है। यानी लार्ज पोर्शन जो होता है वो रिपीटेड सीक्वेंस का होता है। रिपीटेड सीक्वेंस विद डिफरेंट नंबर ऑफ टाइम्स एंड डिफरेंट इंडिविजुअल्स के अंदर चीजें होती है। तो यानी कि सिर्फ और सिर्फ लेस देन 2% जीनोम, समझना कि लेस देन 2% ऑफ जीनोम कोड फॉर प्रोटीन। सिर्फ 2% से भी कम जीन है जो कि प्रोटीन की कोडिंग करते, ठीक है। यानी कि इतनी ही यूनिकनेस होती है हर इंडिविजुअल के अंदर, अदरवाइज सारे क्रोमोसोम यहां पर सेम है हमारे पास। अब हम लोग क्या देखते हैं, हमारे पास एक क्रोमोसोम है, दैट इज द
क्रोमोसोम आई, क्रोमोसोम आई हैज मोस्ट जीन्स, सबसे ज्यादा जो जीन्स है 2968 जीन्स हमारे पास यहां पर इसके अंदर प्रेजेंट है, ठीक है जी। एंड द क्रोमोसोम वाई हैज द फ्यूएस्ट, सबसे कम जो है इसके अंदर है 236 जीन्स, सबसे कम जीन्स हमारे पास, ओ सॉरी 231 जीन्स यहां पर इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। और हम लोग देखते हैं देयर आर 1.4 मिलियन लोकेशन, टोटल जो भी सीक्वेंस है तो 1.4 मिलियन लोकेशन हमारी पास ऐसी है, हैव SNP, उनके अंदर हम देखते हैं क्या है SNP, यानी कि सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। समझने की कोशिश करना इस चीज को, 1.4 मिलियन लोकेशंस ऐसी है जहां पर हम लोग क्या देखते हैं SNP है, यानी कि सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। कहने का मतलब क्या है कि देयर आर, पॉली मतलब कि मैनी, मॉर्फिज्म मतलब कि जो फिजिकल अपीयरेंस होती है मॉर्फोलॉजी, यानी कि हमारे पास सिंगल न्यूक्लियोटाइड की मल्टीपल फॉर्म्स अवेलेबल है बच्चे, जी। हमारे पास यहां पर क्या इनकी मल्टीपल फॉर्म्स अवेलेबल है। सो मतलब कि देयर इज अ सेम न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, एक ही न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस है, समझना, इन डिफरेंट इंडिविजुअल्स एक्सेप्ट वन पॉइंट, किसी एक स्पेसिफिक जगह को छोड़ करके। जस्ट इमेजिन, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, मान लीजिए मेरे पास यहां पर एक सीक्वेंस है ए दिखाई दे रहा है आप लोगों को, A C सो ऑन, इस तरीके से सीक्वेंसिंग चल रही है हमारे पास। अब कोई दूसरा पर्सन है, उसके अंदर भी हमारे पास क्या सीक्वेंस है, ये देखिए ए, लेकिन उसके बाद उसके अंदर यहां पर ए के बाद टी है, ठीक है, यहां पर देखो चेंज आया, और देन उसके बाद टी सी जी। तो यानी हम लोग क्या देखते हैं यहां पर कि मल्टीपल फॉर्म्स है, ड्यू टू जस्ट सिंगल न्यूक्लियोटाइड डिफरेंस है, बाकी सारी सीक्वेंस अपने पास यहां पर सेम है। अब देखिए तीसरा पर्सन है ए, और उसके अंदर यहां पर नेक्स्ट जीन जो है वो सी है, और बाकी सारी मेरे पास सेम है, टी सी जी सो ऑन। तो यानी कि हम देखते हैं कि 1.4 मिलियन लोकेशंस ऐसी है जहां पर SNP यानी सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म है, ठीक है, यानी कि मल्टीपल फॉर्म्स है बच्चों, और ड्यू टू जस्ट सिंगल न्यूक्लियोटाइड डिफरेंस है। HGP के बारे में अगर हम बात करते हैं, जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है, देखो ये कंप्लीट होना था 2003 में, लेकिन कंप्लीट हुआ 2006 में। क्यों? क्योंकि जो क्रोमोसोम नंबर आई है, इसको क्रोमोसोम नंबर 1 भी बोल देते हैं, वाज द लास्ट टू बी सीक्वेंस, इसको सबसे बाद में इसकी जो है यहाँ पर सीक्वेंसिंग हुई थी बच्चों, ठीक है, इसकी सीक्वेंसिंग जो थी वो यहाँ पर सबसे बाद में हुई थी। हमारे पास इसके अलावा और भी बहुत सारे चैलेंजिंग टास्क थे, ये बात याद रखना, हमारे पास यहाँ पर बहुत सारे चैलेंजिंग टास्क थे जब हमारे को जीनोम की सीक्वेंसिंग करनी थी। सबसे पहले तो जो टोटल डीएनए था उसको सेल से आइसोलेट करना था, और उसको कन्वर्ट करना था रैंडम फ्रेगमेंट्स और स्मॉलर साइज में। देन उसके बाद में इन फ्रेगमेंट्स को क्लोन करना था एक सुटेबल होस्ट में, जिसके लिए हम लोगों ने बैक्टीरिया यीस्ट लिया, और उसके अकॉर्डिंग फिर मैंने वेक्टर चूज किया। द क्लोनिंग ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स लीड टू द एम्प्लीफिकेशन ऑफ ईच फ्रेगमेंट। अब जो डीएनए फ्रेगमेंट्स है जो इंसर्ट हुए, तो हम उसका क्या कर रहे हैं, उसकी क्लोनिंग कर रहे हैं, यानी कि उसकी डुप्लीकेशन कर रहे हैं, एंड इट लीड्स टू एम्प्लीफिकेशन ऑफ ईच फ्रेगमेंट। हर एक फ्रेगमेंट की एम्प्लीफिकेशन होती है, विच हेल्प इन इजी सीक्वेंसिंग प्रोसेस बच्चों। अब ये जो डीएनए फ्रेगमेंट सीक्वेंस किए गए थे यूजिंग ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसर्स के थ्रू, जिसके ऊपर काम कर रहे थे फ्रेडरिक सेंगर, तो सेंगर मेथड बोला जाता है, और ये सीक्वेंस को अरेंज किया गया था ऑन दी बेसिस ऑफ सम ओवरलैपिंग रीजन प्रेजेंट इन देयर। तो ये जो रिक्वायर्ड जनरेशन होती है ओवरलैपिंग फ्रेगमेंट्स की फॉर सीक्वेंसिंग, और स्पेशलाइज्ड कंप्यूटर बेस्ड प्रोग्राम बनाए गए थे फॉर वर डेवलप फ्रॉम द अलाइनमेंट ऑफ दीज सीक्वेंसेस। और ये जितने भी सीक्वेंसी है सब सीक्वेंटली एनोटेटेड एंड असाइंड टू ईच क्रोमोसोम, एंड द सीक्वेंस ऑफ क्रोमोसोम 1 वाज कंप्लीटेड ओनली इन मई 2006। जो लास्ट हमारे पास था, दिस वाज द लास्ट ऑफ द 24 ह्यूमन क्रोमोसोम टू बी सीक्वेंस। उसके बाद जो अगला टास्क था वाज टू असाइन द जेनेटिक एंड फिजिकल मैप ऑन द जीनोम। ये जो भी जीनोम है जो सीक्वेंसिंग हुई है उनका जेनेटिक और फिजिकल मैप असाइन करना, बनाना, एंड दिस वाज जनरेटेड यूजिंग द इंफॉर्मेशन
on polymorphism of restriction endonuclease recognition sites and certain repetitive DNA sequence, जिसको हम बोलते हैं यहाँ पर माइक्रोसैटेलाइट्स। कहने का मतलब क्या है कि ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के कुछ कुछ फीचर्स है, और हमने यहाँ पर इनको करने के लिए, ये काम करने के लिए हमने किस तरीके से किया, वही बात, डीएनए लिया, डीएनए को कट किया, उसके बाद फ्रेगमेंट्स बनाए, होस्ट के अंदर हमने यहाँ पर क्या किया, उसको वेक्टर के द्वारा इंसर्ट किया, और देन वहां पर उसकी सीक्वेंसिंग हुई। अब ये सब काम हम लोग कर रहे हैं, प्रोसीजर जो है, मैकेनिज्म, वो तो अभी बाद की बात है, उसके बारे में हमारे को अभी नहीं जानना है। लेकिन ये कर क्यों रहे हैं, इसका क्या बेनिफिट है, व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ HGP। आखिर ये इतना बड़ा मेगा प्रोजेक्ट है, इतना महंगा प्रोजेक्ट है, तो इसकी एप्लीकेशन क्या है हमारे पास, इसके यूजेस। नाउ व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ HGP की एप्लीकेशंस क्या है, कहां यूज करते हैं, कैसे। सो टू डायग्नोज अ डिसीज एंड ट्रीट, सबसे पहली चीज, टू डायग्नोज अ डिसीज एंड ट्रीट, किसी भी डिसीज को डायग्नोज करना, उसको ट्रीट करना। देखो बहुत सारे डिसऑर्डर्स है जो कि जीन्स से रिलेटेड होते हैं। कुछ हमारी बॉडी के अंदर जीन्स होते हैं जो कैर्सिनोजेनिक कहलाते हैं, ठीक है, आपने सुना होगा कैर्सिनोजन, जिनकी वजह से कैंसर्स भी होता है। एंड कुछ होते हैं सर्टेन मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स के कारण है, तो उनको ट्रीटमेंट करने के लिए हमारे पास ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट होगा। हमें पता है कौन सा डिफेक्टिव जीन है, हम उसको आइसोलेट कर सकते हैं, और उसी की अगर हम लोगों ने क्लोनिंग कर रखी है सही के हिसाब से, तो हम उसको वहां पर इंसर्ट कर सकते हैं। बहुत सिंपल सी चीज है। कई बार क्या होता है, बॉडी के अंदर वो कोई स्पेसिफिक जीन प्रेजेंट ही नहीं है ना, उससे क्या फर्क पड़ रहा होगा, हो सकता है कि वो स्पेसिफिक जीन जो होता है स्पेसिफिक प्रोटीन बना रहा हो। जस्ट एन एग्जांपल मैं बात करता हूं, मान लीजिए कि किसी के पिंपल हो रहा है, ठीक है, अब हम लोग क्या लेते हैं, मान लो कि स्पेसिफिक लोकेशन है पिंपल की, यहां हो गया और ये सही हो गया, 2 महीने बाद फिर पिंपल हो गया लेकिन सेम लोकेशन, फिर सही हो रहा है, दवाइयां चल रही है। 6 महीने बाद फिर पिंपल हो रहा है, हर बार सेम लोकेशन हो रही है, ठीक है। या किसी को कहीं ना कहीं कोई इश्यू है, कुछ ना कुछ जरूर है, मान लीजिए किसी को छाले हो रहे हैं, मुंह में अल्सर है, ठीक है जी, माउथ अल्सर। अब वो हर एक स्पेसिफिक मौसम में या स्पेसिफिक चीज खाने की वजह से हो रहा है, या सेम लोकेशन पर हो रहा है कुछ बार, तो यानी कि कोई ना कोई ऐसा केमिकल है जो बॉडी में या तो बन रहा है या फिर नहीं बन रहा है, और वो किसी ना किसी जीन्स के कारण होगा। और मैंने ये बहुत छोटे एग्जांपल्स दिए आप लोगों को, जीन से रिलेटेड बहुत बड़े बड़े डिसऑर्डर्स होते हैं, ठीक। तो एक तो एप्लीकेशन है टू डायग्नोज अ डिसीज एंड ट्रीट, दूसरी चीज ट्रीट डिसीजेज यूजिंग rDNA टेक्नोलॉजी, ट्रीट डिसीजेज यूजिंग rDNA टेक्नोलॉजी। rDNA टेक्नोलॉजी मतलब कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को यूज करके भी हम लोग यहाँ पर करते हैं काम, ठीक है जी, बीमारियों को ठीक करते हैं। rDNA टेक्नोलॉजी बेसिकली वर्किंग ऑन द नॉलेज प्रोवाइडेड बाय HGP, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के थ्रू जो भी नॉलेज मिली है उसके बेस पे हम काम करते हैं। जस्ट इमेजिन कि हमें इंसुलिन है, इंसुलिन की कंप्लीट सीक्वेंस का पता है आज की डेट में हमारे को, तो हम उसे ऑब्टेन करते हैं ई कोलाई से फ्रॉम rDNA टेक्नोलॉजी। कहने का मतलब क्या है, कोई भी पर्सन है जिसको जो डायबिटिक है, ठीक है, अब डायबिटिक है उसके अंदर, इसका मतलब शुगर के मेटाबॉलिज्म का रेगुलेशन नहीं हो रहा है। अब शुगर के मेटाबॉलिज्म का रेगुलेशन किसके थ्रू होता है, इंसुलिन हार्मोन के थ्रू होता है। अब वो नहीं क्यों रहा है, क्योंकि उसके अंदर हो सकता है कि इंसुलिन की फॉर्मेशन नहीं हो रही है। अब इंसुलिन कहाँ बनता है, पैनक्रियाज में, तो ऐसा तो है नहीं हम किसी बंदे के पैनक्रियाज में से इंजेक्शन भरेंगे इंसुलिन का और जो डिसीज पर्सन उसको लगा देंगे। मान लो 1 दिन लगा दिया, 2 दिन लगा दिया, 3 दिन लगा दिया, उसके बाद समझ रहे, अगले में इंसुलिन खत्म हो गया, दूसरे में जिससे खेच रहे हो भाई फिर। तो हम क्या करते हैं, हम इसकी सीक्वेंसिंग करते हैं। हमें पता है इंसुलिन क्या है, इंसुलिन इज अ हार्मोन, और हार्मोन क्या होता है, हार्मोन जो होता है बच्चों वो प्रोटीन होता है, और हर प्रोटीन की एक स्पेसिफिक सीक्वेंसिंग होती है, ठीक है। हर प्रोटीन को बनाने का एक स्पेसिफिक कोड होता है, एक जीन होता है। हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि कौन सा जीन है जो इंसुलिन को बनाता है, और उस जीन को हमने क्या कर लिया, एक्सट्रैक्ट कर लिया बॉडी में से, और उस जीन को वेक्टर के थ्रू हमने बैक्टीरिया के अंदर, ई कोलाई बैक्टीरिया, एस्चेरिचिया कोलाई, जिसको मैंने एज अ होस्ट चूज करा है, उसके अंदर क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। अब उसके डीएनए के अंदर वो जीन्स मैंने ट्रांसफर कर दिया। अब उसका जो डीएनए है
वो अब जितना भी प्रोटीन बनाएगा उस प्रोटीन के अंदर वो वाला जीन होगा, कौन से वाला, जो इंसुलिन बनाता है ह्यूमंस में। अब वो क्या करेगा, उस बैक्टीरिया के अंदर जितने भी नए बैक्टीरिया पैदा होंगे, बाय डिफॉल्ट उन सब के अंदर क्या होगा, इंसुलिन होगा, यानी बाय डिफॉल्ट वो सब इंसुलिन के इंजेक्शन है। अब हम उन सब से इंसुलिन बनाएंगे और मार्केट के अंदर छोड़ देंगे, भैया जिसको इंसुलिन चाहिए वो ले लो। तो हमारे पास इंसुलिन को बनाने वाले जीन की सीक्वेंसिंग थी, पता था, तभी तो उसकी सीक्वेंसिंग कर ली हमने, किसके अंदर, बैक्टीरिया के अंदर बच्चों, ठीक है, उसकी सीक्वेंसिंग करी हम लोगों ने बैक्टीरिया के अंदर। तो इसी को बोला जाता है आरडीएनए टेक्नोलॉजी, यानी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। एक जीन आइसोलेट करा और दूसरे के डीएनए के अंदर हमने उसको जगह बना करके इंसर्ट कर दिया। डिटेल प्रोसेस इसकी बायोटेक्नोलॉजी के अंदर होती है, कैसे होगी, किस तरीके से होगी। नाउ एक चीज तो ये हो गई। अच्छा, अब अगर हमने बैक्टीरिया यूज करा है तो इसका मतलब कि द जीनोम ऑफ नॉन ह्यूमन ऑर्गेनिज्म आल्सो सीक्वेंस, उनकी तो सीक्वेंसिंग हुई होगी। देयर इज अ सीक्वेंस ऑफ नॉन ह्यूमन, जो नॉन ह्यूमंस होते हैं उन ऑर्गेनिज्म की भी जीनोम की सीक्वेंसिंग हुई होगी। देयर इज अ जीनोम सीक्वेंस ऑफ नॉन ह्यूमन ऑर्गेनिज्म, ठीक है जी। तो जीनोम की सीक्वेंस हुई है नॉन ह्यूमन ऑर्गेनिज्म की भी। तो हमारे पास हमने देखो किस किस की सीक्वेंसिंग करी इसके अंदर। सबसे पहले हम लोगों ने लिए बच्चे बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की सीक्वेंसिंग करी हम लोगों ने सबसे पहले, जो बहुत जरूरी था। बैक्टीरिया को यूज करते हैं आज के एंटीबायोटिक्स में, अभी देखा आप लोगों ने कोरोना की जो वैक्सीन बनी उसमें भी बैक्टीरिया को यूज किया होगा। उसके बाद फिर बंदरों पर एक्सपेरिमेंट करते हैं, मैमल्स पे करते हैं, देन लास्ट में नंबर आता है, ठीक। देन ड्रोसोफिला, ड्रोसोफिला है हमारे पास, ईस्ट है, राइस है। हमने क्या किया, इन सब की सीक्वेंसिंग करी है। एंड द सीक्वेंसिंग ऑफ दिस नॉन ह्यूमन ऑर्गेनिज्म नॉलेज इज यूज्ड। जब हमने इनकी सीक्वेंसिंग करी तो इस नॉलेज को यूज किया गया किस किस चीज के अंदर, ठीक है जी। इनकी नॉलेज को हम लोगों ने यहां पर यूज किया इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, हमने एग्रीकल्चर में यूज किया। इन द फील्ड ऑफ माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, ह्यूमन वेलफेयर में जो माइक्रोब्स यूज होते हैं उनके अंदर हमने इस सीक्वेंसिंग को यूज किया। आल्सो फॉर ऑब्टेनिंग डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट, बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो डिराइव किए जाते हैं इनसे, नॉन ह्यूमन आपके जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके हमारे वेलफेयर के लिए, उनके लिए, ठीक है। फॉर एनर्जी प्रोडक्शन, एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। So these are the applications of the HGP, Human Genome Project बच्चों। So this is all about the Human Genome Project। ये बातें हैं यहाँ पर Human Genome Project के बारे में, ठीक है। क्रोमोसोम 1, जिसको क्रोमोसोम आई बोला है, क्रोमोसोम 1 भी लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। किसी किसी बुक में कुछ ऐसा लिखा है, ठीक है, तो मैं यहाँ पर 1 लिख देता हूँ, आपकी एनसीईआरटी में लिखा है ना, जो लेटेस्ट एनसीईआरटी है उसके अकॉर्डिंग। तो ये हमारे पास यहाँ पर चीजें, ठीक है। सो देयर आर सम एग्जाम्पल्स है, कुछ फीचर्स है, कुछ बातें हैं यहाँ पर जो है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से रिलेटेड।